गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है कि हमारे कई दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा भी कुछ अदर शेड्यूल में बिजी था। आज हम लोग जो है वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के जो 5वीं चैप्टर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह जो इतिहास का चैप्टर्स है, इतिहास के हम लोग 4 चैप्टर्स अभी तक पढ़ चुके हैं। 4 चैप्टर्स आपको जो है वीडियो की लिंक्स में मिल जाएंगे। वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या तो आप जो है मुझे प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो क्लियरली मिल जाएगी सारी वीडियोज। ठीक है, हम लोग इसमें ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप इन चीज़ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जब मुद्रण की बात आती है तो मुद्रण में आप सबसे पहले तो जैसे मुद्रण होता क्या है। देखिए एक प्रकार की यह जो प्रिंटिंग, यह जो पहले जो होता था, ये तांबे पीतल ऐसे चीज़ को उकेरा जाता था, बट बाद में जो है इसको जो छापने का प्रक्रिया हुआ, तो मुद्रण और छापने की जो कला है, दोनों लगभग सिमिलरिटी है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ डाइवर्सिटी है, ये चेंजेज नहीं है। ठीक है सर, मुद्रण की बात कर रहे हैं तो मुद्रण के पहले कहाँ पे पब्लिश हुई ये भी जानना जरूरी होता है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी का सबसे पहले विकास जो है चीन के साथ कोरिया, चीन, जापान, कोरिया एक क्रम में से होता गया। और अगर चीन में बात करें तो 594 ईस्वी में पहले जो लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते थे, ब्लॉक्स मतलब लकड़ी के जो कह सकते हैं क्या खंभे टाइप में होते थे, उसमें जो है लिखी जाती थी, उसको जो है उससे लगाए जा रहे थे, उस पर स्याही लगाई जाती थी और फिर उसको जो है कागज़ पर रखा जाता था, तो उससे दबाया जाता था तो वो अपने आप छप जाती थी। ठीक है, उस समय में जो है सबसे बड़ी समस्याएँ क्या थी कि उस समय जो दोनों साइड से जो है नहीं हो पा रहे थे। क्यों? इसके सबसे बड़ा वजह था कि जो कागज़ होती थी वो काफ़ी ज़्यादा जो पतला होता था और झीरीदार होता था। झीरी मतलब वो इसको जो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, इस टाइप में कुछ होती है। ऐसे कागज़ पर दोनों तरफ से छपाई करना संभव नहीं होता था। कागज़ के दोनों सिरों पर टाँका लगाकर बाकी कागज़ को मोड़कर एर्कोडियन बॉक्स बनाई जाती थी। ऐसा होता था, मतलब कागज़ को जैसे आप एक बात को समझिए, आजकल जो आप लोग देखेंगे तो 3 फोल्डेबल आती है, मतलब कोई भी चीज़, कई सारी चीज़ें 3 फोल्डेबल आती है, मतलब 3 बार आप मोड़ सकते हैं। तो उसी तरह की जो है आर्केडियन बुक्स बनाई जा रही थी। देखिए ये चीज़ आपका लंबे समय तक जो चीन में का राजतंत्र में छपे हुए सामान जो बाहर का उत्पादक रहा। चीन के प्रशासनिक तत्व सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। अब जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो विश्व में सबसे पहले कहाँ पे आरंभ की गई, तो ये भी जो है आपका हो जाएगा चीन में। ठीक है, इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर जब पाठ्य पुस्तक छपवाता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए किताबों छपने की रफ्तार भी बढ़ गई। आप समझिए इस बात को, जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट आती है कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी जो प्राइसेस बढ़ेगी, उतनी जो है क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ऐसे समझिए इस बात को। मान लीजिए आप जो है घर में 4 मेंबर हैं तो 4 केजी चावल में हो जाएगा। अगर यही 6 मेंबर हो जाएंगे तो आपकी जो डिमांडेड बढ़ जाएगी, आपकी जो मांग बढ़ जाएगी। उसी तरह जो सिविल सर्विस परीक्षा जो है हो रहे थे, लेकिन उसमें जब 16वीं सदी के बाद आसपास की बात आती है तो इसमें जो पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई, इसलिए जो पुस्तक छापने की जो भी बातें जो बढ़ने लगी। एक क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ किताबें जो है सिर्फ विद्यार्थियों के लिए छापे जा रहे थे? 17वीं सदी में तक चीन में जो है शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। अब छपाई केवल बुद्धिजीवी अधिकारियों तक सीमित नहीं रह गया था।
अब व्यापारी भी रोज़मर्रा मर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार से जुड़े आंकड़ों को रखना आसान हो। अब जैसे आज के दिन में बिल जो आप चालान जो आप देखते हैं तो वो छपाई की होती है। तो जब बिजनेस बड़ा होते गया तो लोगों को लगा कि नहीं, हाथ से लिखना ज़्यादा समय लगता है, तो उसको जो बिल एक फॉर्मेट में जो ढालना शुरू किया। कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आने लगे। इसे पढ़ने के शौकीन लोग के शौक पूरा हो सके। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो इसमें और भी परिवर्तन होता गया। परिवर्तन होते होते जो अब क्या हो गया कि जो कहानी थी, कविताएं थी, जीवनी था, आत्मकथा था, नाटक, ये सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं जो प्रिंटेड फॉर्म में आने लगा था। खाली समय में पढ़ने के लिए फैशन जैसे बन गया था। राइस महिलाओं को भी पढ़ने का शौक था और बढ़ने भी लगा। इनमें कईयों ने अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई। आप इस बात को समझिए, जब समाज शिक्षित होता है तो वो कुछ ना कुछ सोचते हैं अपने बारे में या अपने समाज के बारे में, तो वो कहीं न कहीं उसे जो पब्लिश करने की कोशिश कर रही थी और बहुत ने उन्होंने किया भी। जब चलिए, ये तो हम लोग चीन की बात कर लिए। अब जापान में कैसे शिफ्ट होते इस बात को हम लोग देख लेते हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी, बौद्ध धर्म के प्रचार 768 से 770 के आसपास जो जापान में लाया गया। जो प्रिंट टेक्नोलॉजी था ये 768 से लेकर 770 के आसपास में जो बौद्ध धर्म के प्रचारकों के द्वारा ले जाया गया। बौद्ध धर्म के जो किताब थे डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में छपी थी, को जापानी भाषा में सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। वहाँ की जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, ये देखिए, ये वहाँ की उस समय की किताबें हैं। उसमें पुस्तकालय और किताबों में दुकान छपी, हाथ से छपी अन्य सामग्रियाँ बड़ी होती थी। किताबों के विषयों पर उपलब्ध होती थी, जैसे महिलाओं, संगीत साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार, रसोई इत्यादि चीज़ों पे। अब यूरोप में कैसे मुद्रण कला आती है, तो सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं सदी के आसपास जो कागज़ जो यूरोप पहुंचा। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली ले गया। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुस्तक विक्रेता, सुलेखक या किताबिक को रोजगार देने लगे और हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तक की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। इसलिए प्रिंट टेक्नोलॉजी लाई गई। ये प्रिंट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता महसूस की गई। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, यूहेन गुटेनबर्ग की जो पिता जो थे वो व्यापारी थे। वह खेती से बड़ी रियासत, खेती इनकी जो मुख्य पैसा थी, बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। बचपन में तेल और जैतून पेरने की जो मशीन होती थी उसको देखते आया था वो। बाद में उसने जो पत्थर को पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, अंत में शीशे की इच्छित आकृति को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को इस्तेमाल करके उसने नए आविष्कार किए। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस के आदर्श बनी। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातुई आकृति में को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग 1448 तक अपना इस यंत्र का गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह मुकाम मुकम्मल कर लिया था, पूरा कर लिया था। इससे पहले की जो पुस्तक छपी थी वह बाइबिल थी। गुटेनबर्ग के द्वारा जो पहली पुस्तक छपी गई थी वो बाइबिल थी। शुरू में पुस्तकें छपी अपने रंग रूप और साज सज्जा हस्तलिखित जैसी होती थी, पर 1440 से लेकर 1550 तक के मध्य यूरोप में ज़्यादातर छापे खाने लग गए, खुलने लगे। प्लाटेन क्या था? लेटर प्रेस की छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता था जिससे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी और पहले बोर्ड का काट होता था, बाद में इस्पात बनने लगी। इस बात को समझिए, प्लेटेन एक टाइप्स का बोर्ड है लेटर प्रेस का, जो कि कागज़ के पीछे जो दबाकर जो टाइप होती थी उसको ली जाती थी। और पहले जो ये जो काठ का होता था, मतलब लकड़ियाँ का होता था, बाद में जो ऐसे जो है इस्पात में लोहे के बनने लगे, स्टील के बनने लगे। अब मुद्रण क्रांति हुई थी, क्या इसका असर पड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। छापे खाने आने के समय नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई में लगने वाले लागत और श्रम कम हो गया। आप इस बात को समझिए, जब छापे खाने आने लगे, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के बाद जो कीमतें जो कम होती गई, तो कीमतें अगर कम होगी तो
बाज़ार में मांग बढ़ेंगे, आप इस बात को फिर आप एक बार इकोनॉमिक्स की बात को हम लोग दोहराएंगे कि जहाँ प्राइसेस कम होगी वहाँ जो है डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइसेस हाई होगी तो डिमांड डिक्रीज करेगी, घटेगी। ठीक है, यहाँ एक और भी फैक्टर इंक्लूडेड हुआ, वो फैक्टर था कि ज़्यादातर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। ठीक है, अब जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी आसान हो गई, लोगों को प्रिंट करना आसान हो गया और कम कीमतों पर जो है प्रिंट हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि बाज़ार में जो पुस्तकें थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और पुस्तकें जब बेहतर से बेहतर आने लगे, पाठक वर्ग को इससे सहूलियत होने लगी। और जैसे चीन में यूपीएससी जो थी, सिविल सेवा परीक्षाएँ थी, अन्य जगहों जो थी उनमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिला। ठीक है, मुद्रण क्रांति के पहले जो भारतीय जनता श्रोता थे अब पाठक में बदल गए। अब ये बात भी आप उस बात को समझिए, पहले लोग जो सुनते थे कहानियाँ लोगों से, बट वो धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किए, क्योंकि जब प्रिंट की जो प्राइसेस वो कम होता गया तो वो जो लोग इसको पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब किताब समाज के व्यापक तबके तक पहुंच चुकी थी। अब जब प्रिंट आसान हो गया, पैसे कम लगने लगे, तो लोग जो है कि सबसे निम्न तबके जो थे उनके पास तक किताबें पहुंचने लगी थी। ठीक है, मुद्रण संस्कृत और फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग देख लेते हैं, दोनों से एक दूसरे से संबंधित है। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें जैसे कि इनमें से कुछ निम्नलिखित कारण है। छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उनके लेखन परंपरा, आत्मविश्वास, निरंकुशवाद की आलोचना, रीति रिवाज के जगह जो विवेकपूर्ण शासन पर बल दिया गया, चर्च की धार्मिक एवं राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला किया जाना, छपाई के वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता दर में जबरदस्त उछाल आया। इससे कि पाठकों को का एक ऐसा नया वर्ग उभर के आया जिसमें महिलाएं, मजदूर एवं बच्चे भी शामिल थे। बच्चों को कच्ची उम्र में अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें छापी जाने लगी, लिखी जाने लगी। कई लोक कथाएँ को बदल कर लिखी गई ताकि उन्हें आसानी से समझ सकें। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिकाएँ भी बन गई। इससे महत्वपूर्ण हुई कि वह महत्व और भी बढ़ गया। किराए पर किताब देने के पुस्तकालय 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आ गया था। अब उस तरह पुस्तकालय के वाइट कलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग का अड्डा जमने लगा था वहाँ पे। प्रिंट की तकनीक में अन्य सुधार भी हुए। न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो 19वीं सदी के मध्य तक जो शक्ति चलाने वाला बेलनाकार प्रेस बना और इस प्रेस में 1 घंटे में 8000 लगभग जो पेजेज छापे जा सकते थे। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की जो है डेवलपमेंट हो चुकी थी, विकास हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग ही एक बार में 6 रंगों की छपाई की जा सकती थी पहले जो था। अब प्रिंट टेक्नोलॉजी में जो है कलरफुल टेक्नोलॉजी एक साथ जो 6 रंगों की छपाई होने लगी थी ऑफसेट प्रिंटिंग में। 20वीं सदी आते आते बिजली से चलने वाले प्रेस का प्रचलन शुरू हुआ और इससे छपाई में काफ़ी तेज़ी से काम होना आरंभ हुआ। और इसके अलावा जो प्रिंट टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों को सामूहिक सार हुआ कि छपी हुई सामग्री के रूप में बदल गया। अब किताब बेचने का नया तरीका भी आ गया। मतलब किताब तो पहले बेची जा रही थी बट उसमें जो कहीं कहीं नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से चेंजेज हुई। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं, उपन्यासों, धारावाहिक शक्ल में छापा जाता था। इससे पाठक के पत्रिका का अगला अंक देखने को प्रोत्साहित किया जा सकता था। 1920 के दशक में इंग्लैंड लोकप्रिय साहित्य सिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी के आसपास आरंभ हुआ और 1930 के दशक में महामंदी के प्रभाव को पार करने के लिए पेपरबैक संस्करण निकाला गया जो कि सस्ता हुआ करता था। अब जो है पहले जो वो कवर बुक हुआ करता था, मोटे पन्ने होते थे, उसके बाद में क्या हुआ कि पेपर प्रिंट संस्करण लाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया। अब भारत में मुद्रण का प्रसार हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियों तार के पत्रों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द और तख्तियाँ में बांधी जाती थी। पूर्व औपनिवेशिक काल
में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताब नहीं पढ़ते थे। गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे, विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। कई तरह के इस तरह कई सारे लोग बिना किताब के साक्षर बन जाते थे। कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप पांडुलिपि, अब जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं, आप इनको पढ़िए, समझ भी आप सकते हैं कि क्या है। अब जैसे जैसे जो है किताबों की मांग बढ़ने लगी, तो हाथ से जो लिखे हुए थे पांडुलिपि थी उसकी जो है मांग घटने लगी। किताबों की मांग पांडुलिपियों से पूरा नहीं होने वाली थी, जिस वजह से जो है पांडुलिपियों की जो है मांग बाजारों में कम हो गई। नकल उतारना बेहद खर्चीला होता था, अधिक समय लगता था। मांग पूरी ना होने की वजह से लोगों के जो थे, जो भी शिल्पकार थे, उनकी जो है जॉब चली जाती थी या उसकी हालत बेहतर नहीं थी। ये बहुत नाजुक होती थी, रख रखाव में ले जाने आसपास में ज़्यादा मुश्किलें होती थी। उपरोक्त समस्याओं की वजह से जो इनको उनका आदान प्रदान करना मुश्किल था। अब भारत में हम लोग प्रिंटिंग प्रणाली को देख लेते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रणाली कैसे है। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं शताब्दी के आसपास में जो भारत के गोवा में पुर्तगाल धर्म प्रचारक के साथ आया। 1774 तक कोणार्क की कन्नड़ भाषाओं में लगभग जो है 50 पुस्तकें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1589 में कोचीन में पहली तमिल पुस्तक छापी। 1713 में प्रथम मलयालम पुस्तक छपी। जेम्स अंगस्टस हिक्की ने 1870 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे जो है गंगाधर भट्टाचार्य प्रकाशित करना शुरू किया। धार्मिक सुधार एवं राजनीतिक बहस से प्रिंटिंग से भारत में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाओं पर बहस शुरू हुआ और मदद मिला। कई लोग धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचनाएं करने लगे। 1830 में राजा मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी प्रकाशित शुरू किया। इस पत्रिकाओं में हिंदू धर्म की रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की जाती थी। ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादी समाचार चंद्रिका नामक जो पत्र निकालना शुरू किया। 1810 में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस छापा गया। 1880 के आसपास में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेसवर में आम चाल की भाषा में धार्मिक पुस्तकें जो छापना आरंभ किया गया। इस तरह की जो प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों में पहुंच आई। इससे नई राजनीतिक बहस और रूपरेखा तैयार होने लगी और प्रिंट के कारण भारत में एक हिस्से में समाचार और दूसरे हिस्से में समाचार पहुंचने लगे। इससे एक दूसरे लोग काफ़ी करीब आने लगे। 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू किए गए, जाम-ए-जहां नामा और रसूल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू किया गया जिनका नाम था बम्बई समाचार। उत्तरी भारत में उलेमाओं ने सस्ती लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथ को उर्दू और फारसी में छापने या अनुवाद करने शुरू किए। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। देवबंद सेमिनारी की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई। इस सेमिनार में एक मुसलमान की जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजार फतवे छापना शुरू किए गए। प्रकाशन के अब जो नए नए रूप आने लगे। शुरू में भारत में लोग यूरोप लेखकों के उपन्यास पढ़ते थे। उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे जाते थे, इसलिए यहाँ के लोग उपन्यास तुरंत में नहीं बैठा पाते थे। बाद में भारतीय परिवेश में लिखना आरंभ करने वाले लेखकों का उदय हुआ। ऐसे उपन्यासों के चित्रित भाव से पाठकों से बेहतर ढंग से उससे जो अपने आप को जोड़ सकते थे। लेखक ने नई नई विधाओं को सामने लाना शुरू किया, जैसे गीत, लघु कहानी, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे पर निबंध आदि। 19वीं शताब्दी के अंत में एक नई दृश्य सांस्कृतिक रूप ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों को नकल भी कर भारी संख्या में छापने लगी, जैसे राजा रवि वर्मा जिसे चित्रकार की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। 1870 आते आते जो है पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून छपने लगे। ऐसे कार्टून जो तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे। जॉन ऑस्टेन, ब्रिटन वाहिनी, जॉर्ज एलियट,
आदि लेखक ने नई नारी की परिभाषा उभरी और अत्यंत सुदृढ़ और उनमें गहरी सूझबूझ, जिसका अपना दिमाग था, वो इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं की बड़ी सैफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्ग के घरों की महिलाओं ने पढ़ना पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। 1876 में राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमीर जीवन प्रकाशित हुई। 1880 के आसपास में जो है ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालात पर रोष जाहिर किया। रामचंद्र चड्ढा और औरत की आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार रखी और 1871 में ज्योतिबा फूले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों एवं अन्य विचारों को उन्होंने लिखा। प्रिंटिंग और गरीब जनता के बीच की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मद्रास के शहरों में 19वीं सदी के आसपास में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहे पर बेचा जाता ताकि गरीब लोग उसे खरीद सकें। 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। इन पुस्तकालय के कारण लोगों तक किताब पहुंचने लगी। अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चुके। कानपुर के मील मजदूर काशीबा 1938 में छोटे बड़े का सवाल लिख छापकर जाति और शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की। प्रिंट और प्रतिबंध 1798 के पहले औपनिवेशिक शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे भारत में रहने वाले अंग्रेज पर लगाए जाते थे, जो कंपनी के निरंकुश आलोचना करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर अंग्रेजी हुकूमत की रवैया बदलने लगी। उसी के बाद जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। इस कानून ने सरकार जो है प्रेसों पे जो है प्रतिबंध लगाने शुरू किए। वर्नाकुलर प्रेस में समाचार पत्र एवं संपादकियों पर सेंसर लगने लगा और अकुट शक्ति प्रदान की गई उन्हें। राजद्रोही रिपोर्ट छपने और अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर ऐसी संभावना होती थी प्रेस बंद कर दिया जाए या प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और आप लोग जो है इसी तरह सहायता करते रहिए, हेल्प करते रहिए। आप लोगों के भी लिए नए वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।